युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रन से भागे होंगे। अर्जुन सिसोदिया जी की इस पंक्ति के साथ मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा दीक्षा क्लासेस में। और हम लोग कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का एक क्लास हो चुका है और हम लोग ये दूसरे क्लास की बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पिछले क्लास में हमने अभी तक जो बात किया था, हमने बात किया था कि अपवर्तनांक क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये अपेक्षित अपवर्तनांक क्या होता है, जिसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझते हैं क्या है। लिखा हुआ है दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तकों के अनुपात को अपेक्षित अपवर्तनांक कहा जाता है, अर्थात रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम एक एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को दूसरे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से कंपैरिजन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपको हम बता चुके हैं अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं कि एक तरफ हम लोग जिस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी उसमें, एक तरफ निर्वात में जो जो प्रकाश की चाल होगी, इस दोनों को का अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब हम लोग अपेक्षित अपवर्तनांक में क्या बोल रहे थे, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के बारे में बात करेंगे। ये हम एक माध्यम के अपवर्तनांक को n1 और दूसरे को n2 मानते हैं, तो देखते हैं ऐसी प्रक्रिया में ऐसे में क्या होता है। तो जब हम अगर दोनों माध्यमों को माने तो n2 और n1 मतलब कि दूसरे माध्यम और पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को n21 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि उसके इस रूप में निरूपित किया जा सकता है कि n और पहले दूसरा फिर पहला। ठीक है, इसका बराबर होगा n2/n1, क्योंकि हम इसके अनुपात को जानना है। ठीक है, जब ये इस प्रकार आएगा तो इनमें तो क्या लिखा, यदि इन माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होगी, पहले के प्रकाश की चाल c1, दूसरे के प्रकाश की चाल को c2 मानेंगे। वैसे में देखेंगे n1 इज इक्वल टू होगा c/c1। c मतलब किसके लिए हो गया, c हो गया आपका निर्वात में प्रकाश की चाल, ये हो गया उस माध्यम में, ये निर्वात में और ये उस माध्यम में। तो ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। अब दोनों को अगर हम n21 करके देखेंगे तो n21 बराबर होगा n2/n1। देखिए यहाँ पे है, तो n2/n1 में क्या करेंगे, n2 का वैल्यू है c/c2 और n1 का वैल्यू है c/c1। दोनों को जब लिखेंगे तो c/c2 आएगा इंटू c1/c आएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या, n21 बराबर हो जाएगा c1/c2। मतलब क्या होगा कि प्रकाश के पहले माध्यम और दूसरे माध्यम का जो प्रकाश की चाल होगी उसके अनुपात को क्या बोलेंगे, इन दोनों के माध्यमों के अनुपात के बराबर होगा। अब समझते हैं आगे। लिखा हुआ अतः n2 और n1 दोनों क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक हैं। इसमें इसके बराबर क्या होगा, n1 में प्रकाश की चाल, ठीक है, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर किसके होगा, n2 में प्रकाश की चाल, मतलब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होगा। इस केस में हम इसको मानेंगे पहला, इसको हम लोग पहला समीकरण मानेंगे और आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ इसी तरह, अभी हमने यहाँ पे क्या बात किया था कि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में, अब हम लोग बात करेंगे पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को। इस केस में क्या होगा, n12 हो जाएगा, वहाँ 21 था, 12 हो जाएगा, तो यहाँ c2/c1 हो जाएगा सेम तरह, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग n1 और n2 के सापेक्ष अपवर्तनांक को देखेंगे। जिस तरह यहाँ n1/n2 था, यहाँ n2/n1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 हो गया है 2 1 के बजाय, तो सिर्फ इतना ही चेंज आएगा। अब हम लोग दोनों समीकरण को मिलाएंगे, तब देखेंगे n21 इंटू n12 को दोनों को करेंगे तो c1/c2 इंटू c2/c1, ये आपस सामने सामने है तो कट जाएगा, तो n21 इंटू n12 इज इक्वल टू 1, क्योंकि सब कट गया तो क्या बचा, एक बचा ना जी। तो इसका बराबर, इसका मतलब हो गया n1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/n21। ठीक है, तो ये हमारा निकल के क्या आएगा, ये हमारा निकल के आएगा अपेक्षित अपवर्तनांक। इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इस चीज को समझ लीजिए, इस पे कुछ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बनाएंगे तब जाके आपका पूरा तरह से ये क्लियर होगा। ठीक है, पहले इसको लिखिए फिर आगे बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे अब अपवर्तन के नियम के बारे में। हमने जाना अपवर्तन क्या होता है, हमने जाना अपवर्तनांक क्या होता है, हमने जाना सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। अब जरा अपवर्तन के नियम जान ले, और ये आपके एग्जाम में पूछता है, तो इसके ऊपर आप BM लिख लीजिएगा। ठीक है, जरूर से जरूर बोर्ड में पूछने वाला है ये। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, 100% VVIP जो आप लिखते हैं, स्टार मार्क करते हैं, कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए नियम क्या है प्रकाश के अपवर्तन के, तो प्रकाश के अपवर्तन के पहली बात तो दो नियम होते हैं, ठीक है। क्या क्या? पहला है आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों के समतल क्या होंगे? एक होंगे, तीनों एक ही समतल पे होंगे, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ग के लिए आप आपतन कोण की ज्या, ठीक है, और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक एक नियतांक होगा। मतलब समझ रहे हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो अनुपात होगा, कि ज्या का अनुपात, जो साइन का जो वैल्यू होगा वो एक नियतांक होगा, ठीक है। समझते हैं इसको, पहले है क्या, पहले प्रकाश के अपवर्तन को समझ लेते हैं इस फिगर के थ्रू। ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। पहले माध्यम को ही n1 लिखे हैं, दूसरे माध्यम को n2 लिखे हैं। अभी तुरंत आपको सापेक्ष अपवर्तनांक में इसके बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो पहला माध्यम मान लेते हैं हवा है, ठीक है। दूसरा माध्यम मान लेते हैं क्या है? पानी है। सबसे अच्छा पानी ही मानो भाई। हवा और पानी दो अपवर्तनांक हो गए। प्रकाश की किरण आ रही है, तो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण हो गया। और फिर क्या है? आपतित किरण के बाद आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। यहाँ पे लिख देते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, और परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या है? अपवर्तित किरण होगी ये जो किरण वापस से किधर? अभिलंब की तरफ झुक के चली जाती है। क्या नाम है इसका? नाम है अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये जो लंबा सा जो टूटा फूटा लाइन, इसको कहते हैं अभिलंब। ये हो गया आपका अभिलंब, ठीक है, ये अभिलंब हो गया, ठीक है। तो ये सब किस पे होगा? सब एक ही समतल पे होगा। देखिए ये और ये तीनों एक ही समतल पर है, तो पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि आपतित मतलब आपतन कोण, क्योंकि ये जो आ रही है इससे जो बन रहा कोण आपतन कोण होगा। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों का नियतांक क्या होगा? दोनों का नियतांक एक होगा। तो दोनों को एक मानेंगे तो क्या करेंगे? n2/n1 करेंगे। तो मतलब जो साइन, जो n1 साइन आई का वैल्यू होगा वही होगा n2 साइन r का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखा दिए हैं, इस चीज़ को आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए पहले इसको छपाईकरण कीजिए। हम लोग अब प्रिज्म को देखेंगे, समझेंगे प्रिज्म क्या होता है। आप लोग कभी लैब में गए होंगे, स्कूल के लैब में, तो वहाँ देखोगे प्रिज्म रखा हुआ रहता है, एक शीशा ऐसा बना हुआ रहता है जिसके दोनों तरफ, ठीक है, जो देखने में लगता है त्रिभुजाकार का होता है, ठीक है, एक बड़ा सा लंबा जैसा होता है, ठीक है। और नहीं देखे हो तो कभी सर को बोलना दिखाने, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करके देखना कैसा होता है प्रिज्म। मेरे पास होता तो हम दिखा देते, जरूर है नहीं, लेकिन हम बहुत अच्छा कोशिश किए हैं एक फिगर बनाने का। फिगर के द्वारा आपको समझाया जाएगा। पहले प्रिज्म क्या होता है समझते हैं। किसी कोण पर किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच गिरे किसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, लगता है चलना बंद हो गया क्या जी? तो क्या है, समतल पृष्ठों पर, मतलब दो समतल पृष्ठ है, उस पर एक खास एंगल पे झुका हुआ रहता है, इस तरह से दोनों साइड से इस तरह से झुका रहता है, जो त्रिभुजाकार बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। प्रिज्म के एक भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है। इस तरह, क्योंकि यहाँ पे आगे टकराएगी और इधर से वो होके परावर्तन होगी, ठीक है, अपवर्तक हो गई। ये कहलाती है अपवर्तक कोण। ये जो कोना होता है ना, ये कोण को कहते हैं अपवर्तक कोण। कोण बोलते हैं क्योंकि किनारा होता है। और ये जो कोण बनाता है, जो एंगल बनाता है, उसी को बोलते हैं अपवर्तक कोण। वो यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, हर जगह बनेगा। ये जो होता है नीचे वाला, इसको बोलते हैं प्रिज्म का आधार, ठीक है। ये प्रिज्म का आधार होता है। तो आखिरकार प्रिज्म को समझना क्यों जरूरी है, ठीक है। आपने सुना होगा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का फॉर्मेशन आप देखोगे, सतरंगा जिसमें निकलता है, इंद्रधनुष निकलता है, इसको इंग्लिश में रेनबो बोलते हैं, ठीक है। उसको आप बना के इससे देख सकते हो, ठीक है। एक वाइट रे से, एक जो होता है किरण, वाइट, एक जो प्रकाश की किरण, एक किरण यहाँ से जाएगी। देखिए यहाँ पे एक फिगर बना के आपको समझाया गया है। या अगर किसी प्रकाश की किरण को हम इससे टकरा के प्रिज्म से भेजेंगे, तो वो पहले क्या करेगी? एक झुक जाएगी। आप जानते हो कि वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। फिर अभिलंब से वो दूसरी जब भागती है, जब प्रिज्म से वो बाहर निकलती है, तो इस समय क्या करती है? जो व्हाइट लाइट जो होती है, वो इसको 7 अलग अलग रंगों में विभक्त कर देती है, ठीक है।
ये इसको 7 अलग अलग रंगों में विभक्त कर देगी। 1 2 3 4 5 6, एक और निकाल दो, 7। ठीक है, जो सबसे ज्यादा, ठीक है, जो सबसे कम जो जो झुकेगा वो होगा रेड, इसलिए आपको लाल रंग सबसे दूर से दिखाता है। और जो सबसे ज्यादा झुकेगा, जिसको सबसे कम दिखाई देता है, वो होता है वॉयलेट। ठीक है, वो कलर जो होगा आपको सबसे कम दिखाई देगा, दूर से दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, जो हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे तब उसको वहाँ समझेंगे। अभी समझना यह है कि प्रकाश की किरण जाती है तो किस तरह वो लौट जाती है। फिगर आपके एग्जाम आपके बना हुआ होगा आपके बुक में भी। इसका कहने का अर्थ है, ये आपको दिखाता है कि किरण का माध्यम क्या था जाने का। किरण जाती इस तरह से, ठीक है, लेकिन गई नहीं है, अलग अलग। जैसे इस किरण का माध्यम था सीधा, इसको इधर निकलना था, और इस किरण को इस तरफ निकलना था। ठीक है, लेकिन सब क्या है, किस तरह आवर्तन होती है। तो और किस किस का मतलब जो होता है, जो इमेजिनरी जिसको कह सकते हैं, हम इमेजिन करके समझ सकते हैं कि किरण किस किस ओर जा सकती थी, और उस जाने के बीच में वो कौन कौन सी क्रिया करती। ठीक है, उसको हम लोग इस फिगर में दर्शाना चाह रहे थे। और मेरा ये था समझाना आपको साथ में कि इसी दौरान किस तरह, ठीक है, कि इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। जरा इसमें यहाँ पे दिखा दिए। बाकी डिटेल जो होगा इंद्रधनुष का वो आपको हम बताएंगे जब मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ इसके बारे में आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले अभी जो आपको बताया है कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म का फिगर बनाइए। और साथ में ये फिगर बनाना है तो बना सकते हैं, वैसा इस फिगर को तो जरूर बनाइए। ठीक है, चलिए पहले फिगर बनाइए। हम लोग अब बात करेंगे लेंस की, समझेंगे लेंस क्या होता है। तो देखिए लेंस के बारे में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, लेंस वह पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा है। मतलब क्या है, पहली बात, ये एक टुकड़ा है किसका, ठीक है, किसी भी पारदर्शक भाग का। पारदर्शक भाग जब भी होगा तो क्या होगा, समान शब्द में समझेंगे तो शीशा की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसका क्या है, दो टुकड़ा है, जिसको एक खास निश्चित ज्यामितीय सतहों के स्थान के तरह उसको काटा गया है। ठीक है, मतलब ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ है, मतलब एक खास एंगल पे, जिससे कि उससे उसमें क्या होता है ना कि जब प्रकाश का जब प्रकाश जाएगा तो उसके लौटने की क्रिया में कुछ परिवर्तन आएगा। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा खोज था, क्योंकि अभी जो हम आपके सामने पहने हुए हैं, ठीक है, या फिर आप किसी को देखिए चश्मा, उसमें ये सबसे ज़्यादा काम आता है। ठीक है, आप सुनोगे लेंस लगा हुआ है। ठीक है, और यही वो माध्यम बना जिसे कि जिनका आँख खराब है वो भी सामान्य जीवन जी सकते हैं, उनको हर चीज़ अच्छे से दिख सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा रिवोल्ट है, समझ में नहीं आता है कभी कभी कि इससे क्या होगा। आप ये समझिए कि किसी के पास चश्मा ही ना हो तो वो कैसे देखेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा खोज हुआ मनुष्यों के द्वारा। ठीक है, आप समझते हैं लेंस कितने प्रकार का होता है। पहले लेंस दो तरह का होता है। एक होता है आपका उत्तल लेंस, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। दूसरा होता है अवतल लेंस, जिसको बोलते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, जिस तरह हम लोग पढ़े थे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, उसी तरह दर्पण, दर्पण क्यों, क्योंकि एक तरफ क्या था, दर्पण में हम लोग क्या देखते थे कि अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण, तो एक में हम लोग क्या देखते थे, बाहर रंगा हुआ है, और एक में देखते थे हम लोग अंदर रंगा हुआ है। ठीक है, तो एक तरफ, दोनों में एक तरफ पेंट किया हुआ रहता था। सॉरी, दोनों तो हम एक ही तरफ पेंट कर दिया, एक में अंदर में पेंट होता था। ठीक है, तो दोनों में क्या था, ये दर्पण कहते थे। लेकिन जब लेंस की बात करेंगे तो लेंस में दोनों कोई साइड रंगा हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या है, उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसा होता है समझते हैं। लिखा हुआ है, उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य भाग जो होता है वो मोटा होता है। ठीक है, देखिए ये है उत्तल लेंस, रुकिए हम बनाते हैं फिगर। ये देखिए ये हो गया उत्तल लेंस। इसमें लिखा हुआ किनारे की अपेक्षा मध्य भाग जो होता है वो कैसा होता है, मोटा होता है। और अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में क्या लिखा हुआ है कि इसमें किनारे की अपेक्षा सॉरी बीच की अपेक्षा किनारे का भाग मोटा होता है। देखिए इसमें क्या है कि किनारे का भाग जो होगा वो क्या होगा, मोटा होगा। देखिए किनारे का भाग मोटा है दोनों साइड, अब बीच का भाग पतला है। ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, चाहे वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों तीन तीन रूप में बटे हुए होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये उत्तल के 3 पार्ट हैं, ये अवतल के 3 पार्ट हैं। ठीक है, पहला बोलते हैं जो पूरा जो दोनों तरफ से गोल रहता है इसको बोलते हैं अभ्योत्तल। ठीक है, फिर एक समतल होता है, दूसरा उत्तल होता है, तो इसको बोलते हैं समतलोत्तल। फिर दोनों दोनों तुम्हारा एक उत्तल होता है एक अवतल होता है, इसको बोलते हैं अवतलोत्तल, मतलब दोनों अवतल होता है तो अवतलोत्तल होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय कन्वेक्स, इसको होता है प्लेनो कन्वेक्स, इसको बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स। ठीक है, और इधर देखिए इसको बोलते हैं अभ्यावतल, इसको बोलते हैं बाय कनकेव।
फिर होता है समतलावतल जो होता है प्लेन कनकेव, और होता है उत्तलावतल जिसको बोलते हैं कनकेव कनकेव, समझे ना। तो ये आपका 6 मतलब अलग अलग पार्ट में ऐसे आपका लेंस जो होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इन्हीं का प्रयोग हम लोग कैसे आगे चल के, ठीक है, मतलब इनका ही प्रयोग किया जाता है, हम लोग अलग अलग लेंस को अलग अलग तरीका से एडजस्ट करके, ठीक है, और अलग अलग रूप में डाल के, कि जिससे कि जिनको जिनको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं उनके लिए अलग अलग लेंस का प्रयोग होता है, जिनको नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है उनके लिए अलग अलग व्यवस्था होता है, जिनको जिनको नज़दीक दूर दोनों की नहीं दिखाई देती उनको होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको अपेक्षाकृत, बीमारी का नाम नहीं पता है मुझे, उस बीमारी में उसमें क्या होता है ना कि आपका समतलावतल भी लेंस का यूज़ होता है और भी बहुत तरह तरह का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अलग अलग तरह का, लेकिन मैं आपको रिसर्च करके अगले क्लास में उसको जरूर बताऊंगा। पहले आप इसका फिगर बना लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए। हम लोग लेंस के वक्रता केंद्रोन्मुख अक्ष को देखते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया कि दोनों के तीन तीन भाग होते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के, उस तीनों को मैंने सचित्र किया है समझने के लिए, ठीक है। ये देखते हैं, ये इसका मुख्य अक्ष है क्योंकि ये गया, देखिए यहाँ पे ये दोनों जो होंगे इनके क्या होंगे, ये दोनों के हम लोग को समझना है कि ये वक्रता केंद्र है, ठीक है, C1 से C2 को समझेंगे। तो पहला जो है अभ्युत्तल जो है वो देखिए दो अलग अलग सर्कल है, दो अलग, उसके बीच में देखिए ये पार्ट जो है आपस में आके जो है दोनों मिला और ये बनाया अभ्युत्तल। दो अलग अलग क्या है यहाँ पे सर्कल मिल रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कल है एक प्लेन है, और ये पार्ट जो है आपका जो बन रहा है ये कहलाता है आपका समतलोत्तल। और इधर देखिए ये आपका कहलाता है अवतलोत्तल, इसमें देखिए दो मिल रहे हैं और ये पार्ट जो है ये बन रहा है, दिस इज अवतलोत्तल। अब उसी तरह हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में देखिए दो सर्कल है, उसके बीच में दो सर्कल अलग अलग है, उसके बीच में ये जो बन रहा है ये आपका बन रहा है, इसको बोलते हैं अभ्योत्तल, ठीक है। फिर आपका एक प्लेन है और एक सर्कल है, ये बनाता है समतलावत्तल, ये देखिए ये जो बन रहा है इसको कहते हैं। इस केस में देखिए, इस केस में दोनों अंदर हैं और ये जो रंगा हुआ ये जो पार्ट है इसको आप बोलेंगे उत्तलावतल, ठीक है। तो ये तीन हो गए ऊपर के और ये तीन हो गए, ये दोनों हो गए उत्तल के और ये तीनों हो गए अवतल के। ये ही तीनों को अभी जस्ट मैंने फिगर बनाया था, उस फिगर में सिर्फ इस पार्ट को, इस पार्ट को और इस पार्ट को दिखाया था। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि वो पार्ट कैसे बने, ठीक है। तो ये उस पार्ट के बारे में ही आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है, ठीक है, कि ये जो C1 है, ये C1 है और ये C2 है, ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे C1 है, ये C1 और C2 इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा, ठीक है। किसी भी लेंस के लिए, जैसे इस लेंस के लिए C1 और C2 यहाँ पे इसका क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। आगे चल के हम लोग देखेंगे, जैसे इसी लेंस में बात करेंगे तो हम लोग इस तरह से देखेंगे, ये जा रहा है, ये यहाँ पे ये आपका पॉइंट हो गया, इसको हम पहला को F1 मानेंगे, इधर हम लोग F2 मानेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इधर भी हम लोग F1 लेंगे और F2 लेंगे, ठीक है, F2 लेंगे। जिस तरह से हम लोग दोनों तरफ देखते हुए इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम लोग समझेंगे कि कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस, ये दोनों देखेंगे। मोटा मोटी समझाते हैं, जो आपके उत्तल दर्पण जो उत्तल लेंस होते हैं उसको अभिसारी अभिसारी लेंस कहते हैं। अब अभिसारी होता क्या है, अभिसारी का मतलब होता है वो लेंस जो आने वाली किरणों को, जितनी भी किरण जो इस पे आ रही है सीधे सीधी, ठीक है, जो किरण इस पे आ रही है उस किरण को क्या कर दे, ये एक जगह जमा कर दे। तो ये होता है अभिसारी किरण, ये होता है अभिसारी लेंस, जो वैसे इनमें की जितनी लेंस आ रही है सबको एक जगह जमा कर दे, अभिसारी लेंस। एक होते हैं जो जिसको कहते हैं अपसारी लेंस, वो देखिए ये है अवतल, इसमें जितने भी किरण यहाँ पे आएगी उसको यह क्या करेगा, अपने से दूर अलग अलग फेंक देगा, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका अपसारी लेंस, ठीक है। एक का काम क्या होता है, एक का काम होता है कंजर्व करना, एक का काम होता है डाइवर्ज करना। तो ये कंजर्विंग लेंस होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो अब ये है कि दोनों का प्रयोग कहाँ होगा, जरा देखते हैं और समझते हैं। ये बिंदा देख के क्या लगता है, आप लोग देखते थे डॉक्टर CID वाईडी में जब कोई चीज़ देखना होता है तो जूम कर ऐसे देखता है, कुछ तो गड़बड़ाता है ना, एक एक डॉक्टर वॉक्टर लेके चलता है सब चीज़ को तो वो उसमें क्या सा लगा हुआ था, तो आपका कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि उसका काम होता है कन्वर्ज करना। और जैसे कि हम लोग देखिएगा कि टॉर्च वॉर्च में आप देखोगे ना, पीछे बहुत जब टॉर्च बनता है तो उसके जो अंदर वाला जो एरिया होता है वो शाइनिंग होता है,
ठीक है, हालांकि इसमें लेंस नहीं लगा होता है लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं। तो उसका क्या काम होता है, वो डाइवर्स करता है लाइट को, बहुत ज़्यादा दूर फेंकता है, वहाँ पे उसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो एक का काम होता है क्या, उसको समेटना, एक का काम होता है उसको फेंकना। ठीक है, पहले चलिए इसको नोट कीजिए। इधर ध्यान देते हैं हम, लिखा हुआ है उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसरित करना है, अर्थात कंजर्व करना है। इसलिए जब ये कंजर्व करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंजर्विंग लेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, तो इसका कार्य होता है कि ये क्या करती है, जितने भी किरण पुंज जो आ रहे हैं उसको क्या करती है, एक जगह पर अभिसरित करती है, एक जगह पर जमा करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंजर्विंग लेंस। देखिए ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस क्या कर रहा है, कंजर्व कर रहा है। दूसरा तरफ देखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस का काम क्या होता है, उसको अपसरित करना। अपसरित करना मतलब डाइवर्स कर देना। डाइवर्स करना मतलब फेंक, अलग अलग फेंक देना। अवतल दर्पण है, देखिए ये आ रही है किरण, आ रही है किरण, आके क्या कर रही है, दूर जा रही है। ये इसको मिलना चाहिए, यहाँ मिल नहीं रही है, ना सीधा जा रही है, दूर जा रही है, और ये आगे नजदीक आ रही है। इसको निकलना चाहिए था सीधा। अगर ये प्लेन मिरर होता, प्लेन मिरर या शीशा होता, तो ये सीधा निकलता। ठीक है, लेकिन ये सीधा तो नहीं निकला, ये क्या किया, एक पॉइंट पे आके मिल गया। इसको भी सीधा निकलना था, लेकिन ये भी तो सीधा नहीं निकला, ये ऊपर चला गया। देखिए इस केस में भी इसको सीधा निकलना चाहिए था, सीधा नहीं निकल के सब क्या कर रहा है, एक में आप क्या देखिएगा कि पॉइंट से दूर भाग रहा है। ठीक है ना, ये सीधा ये उधर जा रहा है, और ये नज़दीक का, एक ये क्या कर रहा है, जाके सिमट रहा है, और एक दूर भाग रहा है। ठीक है, तो एक एक को क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे अभिसारित, ये हो जाएगा उत्तल का, एक हो जाएगा अपसारी। ठीक है, अभिसारी और अपसारी, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न में आता है कि अपसारी जब पूछा जाएगा कि किस लेंस को, ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं, और तब आप कंफ्यूज हो जाइएगा उत्तल होता है कि अवतल होता है। तो इसलिए याद रखिए, जब भी अभिसारी भ में हर्षई की मात्रा है, तो अभिसारी की बात होगी तो उत्तल होगी, अपसारी की बात होगी तब क्या होगा, अवतल होगा। इस तरह से बस दिमाग में रखें। तो इंग्लिश वाला टर्म याद कर लीजिए, कंजर्विंग, कंजर्व करता है, डाइवर्जिंग का मतलब डाइवर्स कर देता है। ठीक है, जिसमें आपको सुविधा हो वो आप याद रखिए। चलिए आज के क्लास को यहीं रोकते हैं, अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये 100% है, और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग का चैप्टर एक के बाद एक खत्म हो रहा है, लेकिन आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाइए, उसी तरह मोटिवेशन मिलते रहे। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो या नहीं भी लगा हो तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।